वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी विथ अमेड एक्सलेंस क्लासेस। आप लोगों को पता है कि हम अब तक जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस किया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किए थे, क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किए थे। ठीक है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स देख भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स नहीं भी देख रहे हैं। जो बच्चे लेक्चर नहीं देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस से लेक्चर देखिए और हर लेक्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा पोर्शन भी कंप्लीट होता जाएगा। तो आप अगर अभी निग्लेक्ट करेंगे लेक्चर को तो ये आप पे एक बर्डन बन रहा है। अगर फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स देखना पड़ेंगे। और आप अगर ये सोच रहे होंगे कि अभी हमारे पास टाइम है, सोचने के लिए टाइम है, हम क्यों पढ़ो, तो याद रखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सेट है गोल पहले से और वो अपने मकसद के लिए निकल गए। तो मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए पढ़ाई को फोकस करिए, एक टारगेट बनाइए और टारगेट बेसिस पे काम करिए। देखिए आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस टॉपिक का जो हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है वो दो मैं अलग अलग हेडिंग यहाँ पर लिया हूँ। थोड़े से शॉर्ट थे ये हेडिंग, इसलिए मैंने आज दोनों भी हेडिंग कवर करने की कोशिश किया। हमको हर चीज समझना है ताकि आगे के हर पॉइंट्स हम समझ सके। जो बच्चे डिफिकल्टी लेवल को महसूस नहीं कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बेसिक चैप्टर है जो आपने लोअर क्लासेस से पढ़ रखा है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही होंगी। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। बायोमोलिक्यूल चैप्टर को मैं बहुत शॉर्ट में लेने वाला हूं अभी ऑनलाइन बेसिस पे। ऑफलाइन में फिर मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे जो पॉइंट डिस्कस करना है वो कंसेप्ट डिस्कस करना है ताकि आप घर पे पढ़ाई कर सको। तो चलिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है राइबोसोम्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ये राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल है जिसके सराउंडिंग में किसी टाइप की लेयर नहीं होती। मतलब ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट ये सेल ऑर्गेनेल्स है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये कॉमन ऑर्गेनेल है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। जो हमने पहले भी देखा था प्रोकैरियोटिक सेल, वहां पर भी राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं बताया था मैंने। और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अभी राइबोसोम्स क्या है, इसके कंपोजिशंस क्या है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है, ये हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स का जो कंपोजिशन है, अगर हम राइबोसोम्स को केमिकली समझना चाहे तो राइबोसोम्स में बेसिकली आरएनए है और प्रोटीन है। राइबोसोम्स में आरएनए है और प्रोटीन है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है शुगर मॉलिक्यूल का, फास्फेट ग्रुप का और नाइट्रोजिनस बेसिस का। आगे हम मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे डीएनए की और आरएनए की। वहां पर ये मैं बता रहा हूं शुगर जो होता है फास्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, रिंग कंपाउंड, इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। यहां पर मैं आरएनए को जो लिख रहा हूं ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये वन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की। और हमारे पास भी आरएनए के कंटेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आरएनए का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, उसमें फास्फेट होता है बच्चों, उसमें 5 कार्बन शुगर होती है और नाइट्रोजन के रिंग कंपाउंड होते हैं जिसको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। ठीक है, वो आपको आगे डिटेल में आएगा, मैं अभी उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रहा। बस आरएनए और प्रोटीन इसके कंपोजिशन होते हैं राइबोसोम्स के। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती सराउंडिंग में, यहाँ पर सराउंडिंग में हमें कोई मेम्ब्रेन दिखाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो वो है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। वैसे तो राइबोसोम्स के बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो टाइप्स इसके डिस्कस किया जो हमें मालूम होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू नीट, तो यहाँ पर 2 टाइप है राइबोसोम्स के। एक है 80S टाइप और दूसरा है 70S टाइप। S क्या है, इसका यूनिट है, किस हिसाब से इसको S कंसिडर कर रहे हैं। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग नंबर। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग नंबर। अब ये जो स्वेडबर्ग साइंटिस्ट था उनके नाम के हिसाब से हमने उसको यूनिट दिया S, स्वेडबर्ग नंबर।
और ये जो राइबोसोम्स का हमने यूनिट दिया 80S और 70S, तो 80S के सब कंपोजिशन है 40S और 60S, और 70S के सब कंपोजिशन है 30S और 50S, 30S और 50S। तो यहां पर ये जो स्वेडबर्ग नंबर है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर करेंगे, क्या इसका पॉइंट दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो यूनिट उन्होंने डिसाइड किया, एक्चुअली ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के हिसाब से उन्होंने इसको समझने की कोशिश किया। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब क्या? सेडिमेंटेशन मतलब किसी पार्टिकल का बेस में जाना, द पार्टिकल विच शोज अ पॉजिटिव जियोट्रॉफिक इफेक्ट। जियोट्रॉफिक इफेक्ट मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है बेस में, तो उसको हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन पर ऐसा मेंशन किया होता है कि शेक वेल बिफोर यूज। क्यों बोलते हैं शेक वेल बिफोर यूज? क्यों? तो बहुत सारे पार्टिकल्स बेस में जाकर हार्ट केक बना देते, तो जब हम अच्छे से मेडिसिन को शेक करेंगे तो उसमें पूरे जो सॉलिड मेडिसिन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्पेसिफिक सॉल्यूशन लिया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्वेडबर्ग ने, और इस सॉल्यूशन में हमारे राइबोसोम्स के पार्टिकल को रख दिए। इस सॉल्यूशंस में हमारे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स को रख दिए। अब ये राइबोसोम्स के पार्टिकल कुछ देर बाद 9.8 की वजह से बेस में जाकर बैठेंगे, बेस में चले जाएंगे पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल है तो एक बेस में केक बना देंगे। तो जिस रेट से वो बेस में जा रहे हैं, जिस रेट से वो नीचे जा रहे हैं पार्टिकल, उस रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो यहां पर उन्होंने क्या किए, पहले 40S को यहां पर रखा, 40S का जो फिगर मिला उनको 40 मिला, फिर इसका 60 मिला, दोनों को मिलाकर फिर उन्होंने यहां से पास किया तो 80 उनको फिगर मिला। वरना मैथ के फॉर्मूले के हिसाब से 60 + 40 100 हो रहे हैं, वैसा नहीं। यहां पर दोनों को कॉमनली अगर स्टैंडर्ड लिक्विड में रख दिया जाए तो जिस रेट से वो बेस में जाएंगे तो उसका उन्होंने फिगर आउट किया 80S। दोनों को इंडिविजुअली खोलकर सेपरेटली उन्होंने उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पास किया, तो जिस रेट से वो चले गए बेस में उसको वहां पर उसने उस यूनिट से शो किया। वैसे यहाँ पर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, तो दोनों को कॉमनली 30S और 50S को कॉमनली जब उसने चेक किया तो 70S उसको फिगर आउट मिला। 30S इंडिविजुअली और 50S इंडिविजुअली, दोनों को सेपरेटली जब उसने पास किया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो जिस रेट से वो बेस में आया था उसको फिर उसने उस हिसाब से फिगर दिया। अब ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देते हैं। ये जो 70S टाइप के राइबोसोम्स है ये क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं, हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलते हैं, और साथ में प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमको इस टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो ये स्टार पॉइंट हो गया। फिर एमसीक्यू ऐसे तो क्वेश्चंस पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, वहां पर देगा फिर वो पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये होंगे कि साला ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो अपने यूकैरियोट में है, तो फिर यूकैरियोट में तो होते नहीं, तो यूकैरियोट में नहीं होते, ये बात गलत नहीं है। लेकिन जो सेकंड कंपार्टमेंट है जिसको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं, उसमें से ये 2 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसमें राइबोसोम होते हैं और वो भी 70S टाइप होते हैं। साइटोप्लाज्म में 80S टाइप ऑफ होंगे, लेकिन वहां पर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम ही हमें दिखाई देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे राइबोसोम से रिलेटेड, हमारे सिलेबस के हिसाब से इसको हमने डिस्कस किया। राइबोसोम का फंक्शन हमें मालूम होना जरूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। फंक्शन जो है राइबोसोम का वो है प्रोटीन सिंथेसिस, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। आप लोगों को याद होगा हमने कुछ लेक्चर पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस किए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कशन किए थे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हमने चर्चा किए थे। क्या डिफरेंस था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ नेचर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होने की वजह से वो रफ नेचर के होते हैं, राइबोसोम्स उस पर आकर अटैच हो जाते हैं, सॉफ्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर, और वो फिर रफ हो जाएंगे। और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होंगे वहां पर राइबोसोमल आरएनए भी हमको दिखाई देंगे, मतलब ऐसे आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ अटैच है सिंपली।
ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे। अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं समझ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन करिए, मैं उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर साइटोस्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या? बोन्स का जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जो हमारा बेसिक ढांचा होता है, हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, वो टोटली स्केलेटल पे बेस होता है। उसी तरीके से सेल के भी अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जो पर्टिकुलर सेल का शेप भी मेंटेन कर पाते हैं। तो साइटोस्केलेटल मतलब स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल। तो स्पेसिफिक सेल जो होगा हमारा, मैं यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स भी दिख रहे हैं, वो देखिए आप, इसको रिलेट करिए। ये जो पर्टिकुलर सेल है, इसका शेप मेंटेन करने के लिए कुछ फाइब्रस ट्यूब्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक फाइब्रस ट्यूब्स होंगे, ट्यूब्यूल्स होंगे। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर जो होंगे वो एक्चुअली प्रोटीन के होंगे, जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। ये प्रोटीन से बने होंगे, प्रोटीन में भी ट्यूबुलिन टाइप की प्रोटीन होंगी। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम आगे नेक्स्ट डिस्कशन में डिटेल में करने वाले कि ट्यूबुलिन प्रोटीन में क्या होता है। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स मतलब जो राउंडेड बॉडीज होती है, प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं हमें। तो ऐसे मल्टीपल प्रोटोफिलामेंट्स प्रोटीन के हमें इसके स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। फिर उसके सब कंपोनेंट्स में भी और माइक्रो फिलामेंट्स और स्मॉल प्रोटोफिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। हमको डिटेल में उसके बारे में जानकारी लेना है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। बस साइटोस्केलेटल मतलब प्रोटीनिशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा पूरे सेल में, जो हमारे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक जो शेप है सेल का उसको मेंटेन करेगा। इंटरनली एक स्केलेटल सिस्टम के तौर पर, स्केलेटल सिस्टम के तरह ये काम करेगा। इसलिए हमने उसको क्या कहा था? साइटोस्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है।